नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए कर सकता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाकर हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद 61 में है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा हमने आयरलैंड से ली है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत वर्णित है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान जब बना तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन जब आया 2002 में, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस समय 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में हैं, जो कि भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर सिफारिश पर शामिल किए गए भारतीय संविधान में। जापान से दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो जो राज्यसभा है उसे भाग 17 में रखा गया है। भाग 18 में आपात उपबंध है। आपातकालीन उपबंध जो रखे गए हैं वह भाग 18 में है। आप लोगों को पता होगा कि 3 तरह से इमरजेंसी देश में लगाई जाती है। एक 352 के अंतर्गत अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 356 के अंतर्गत और तीसरी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाई जाती है। इसको मैं भी विस्तार से आगे बताऊंगा। एक प्रश्न है उसमें। भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन संबंधी प्रावधान है और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कि भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है और यह साउथ अफ्रीका से ली गई है। साउथ अफ्रीका से इसकी प्रेरणा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या वर्णित है। तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है। भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक बात और मैं बता दूं कि मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मात्र 8 अनुसूचियां थीं। इसको मैं विस्तार से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची आपके पहले संविधान संशोधन 1951 में जब हुआ पहला संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब ये जोड़ी गई थी 1985 में। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1993 में। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में। इसे याद रखिएगा। आइए नीचे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11 में है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 में। पांचवा प्रश्न है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यदि प्रांतीय संविधान समिति की बात करता है तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति या जिसे ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ऑप्शन आपका 20 बी वाला सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108। यदि विधेयक पर किसी सदन में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और यह जो है 108 के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। जो अनुच्छेद 76 है, इसमें जो है भारत में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे जो महान्यायवादी हैं ये हैं आर वेंकट रमणी जी। आर वेंकट रमणी जी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और जो अनुच्छेद 12 है इसको देख लेते हैं। इसमें दोस्तों केंद्रीय बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में पेश करने का प्रावधान किया गया है। इसको भी मैं लिख देता हूँ। केंद्रीय बजट जो होता है हमारा, इसे जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में पेश किया जाता है। 112 में है। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन था, इसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दोस्तों 22वें संविधान संशोधन के अंतर्गत असम से काटकर मेघालय राज्य का निर्माण हुआ था, मेघालय राज्य बना था। 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को विशेष प्रक्रिया द्वारा राज्य का दर्जा मिला था। इसे याद रखिएगा आप लोग। और 101 संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में पारित हुआ था, उसके अनुसार भारत में जीएसटी लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार दोस्तों 2005 में लागू हुआ था। यह शायद 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यदि मैं बात करूं दोस्तों 2006 में एक कानून आया था उस समय, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। यह 2005 में आया, 2005 में आया था दोस्तों, लेकिन यह 2006 में 26 अक्टूबर को लागू हुआ था पूरे देश में। जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम है 2005 में यह जो है पारित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 में यह पूरे देश में लागू हुआ था। नरेगा के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नरेगा जिसका जो है फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा एक्ट जो है 2005 में आया था। ठीक, 2005 में आता है ये, और इसे जो है देश में 200 जिलों में जब पास हो जाता है तो जो 200 जिले हैं, यह 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। ठीक है, 2006 में यह लागू हो जाता है। और पूरे देश में दोस्तों यह 1 अप्रैल 2008 को लागू होता है। 2008 को लागू होता है नरेगा। इसके बाद में 2009 की तिथि आती है। 2009 की तिथि में 2010-2009 अर्थात 20 अक्टूबर 2009 को यह पूरे देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाने लगता है, जिसे हम मनरेगा कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, नरेगा एक्ट आता है 2005 में, 200 जिलों में यह जो है 2 फरवरी 2006 को लागू होता है, और उसके बाद 1 अप्रैल को यह पूरे देश में लागू हो जाता है। और जब 20 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा रख दिया जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसे भी याद रखिएगा, राज्यसभा के प्रति यह उत्तरदायी नहीं होती है। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? तो संसद में जो शून्यकाल का समय है वह जो है
12 से 1 बजे तक है, दोपहर में 1 घंटा, 1 घंटे का समय होता है शून्यकाल का, या जिसे हम 0 आवर कहते हैं, 0 आवर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। जो लोकसभा है इसमें राज्यवार जो सीटों का आवंटन होता है, तो यह 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर होता है, और इसका निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा, तो यह स्थिर रहेगी 2031 में। उस समय जो है प्रावधान किया गया था कि जब 2026 के बाद में जो पहली जनगणना होगी, अर्थात 2021 में जो जनगणना होगी, सॉरी 2031 में जो जनगणना होगी, उस तक यह जो है स्थिर रहेगी सीटों के आवंटन की बात, उसके बाद में जो है चेंज होगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, 2031। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है, सबसे बड़ी? तो इनमें से सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वह प्राक्कलन है। इसमें दोस्तों जो है 30 सदस्य हैं, सभी जो है उसके होते हैं लोकसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और जो हमारी लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, और इसका भी कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है। ठीक है। और हमारी उपक्रम जो समिति है, सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसके भी 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इस आधार पर जो है इसमें 30 सदस्य हो गए। बाकी याचिका समिति में 15 सदस्य जो है लोकसभा में होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा में होते हैं, इस तरह इनमें 25 सदस्य हो जाते हैं। इसमें दोस्तों कोई भी जो है इसके कार्यकाल की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति वैसे ही बनी रहती है। आगे देखते हैं। इसमें जो है ऑप्शन आपका मैं बता दे रहा हूँ, 30 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति यही सबसे बड़ी समिति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? तो जो नीति आयोग है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णित है। वित्त आयोग का प्रावधान 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, और निर्वाचन आयोग हमारा 325 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, और इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं। तो वर्तमान में जो है श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और दोस्तों इसके सीईओ की बात कर लेते हैं। तो सीईओ इसके हैं BVR सुब्रमण्यम। तो आप लोगों के नीति आयोग के बारे में पता लग गया। और संविधानेतर संस्था डी नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। मैंने आपको बताया था कि आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं। और कौन कौन से हैं अनुच्छेद? तो एक है 352 अनुच्छेद 352, एक 356 और एक 360। यदि जो है बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित करते हैं। ठीक, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 356 के अंतर्गत यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और 307 में दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, वित्तीय आपातकाल। यदि जो है वित्तीय अस्थिरता आ जाती है तब वित्तीय आपातकाल घोषित करते हैं राष्ट्रपति, 360 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है? तो जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात है। ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 में वर्णित है।
अनुच्छेद 48 में दोस्तों कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात की गई है। और जो अनुच्छेद 48 का है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा है। एक बार इसको हम और देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 के का में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का गठन करता है? तो भारत का दोस्तों अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अनुच्छेद 338 में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। और 338 के का में एसटी, जो राष्ट्रीय एसटी कमीशन है, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात 338 के का में की गई है। और 338 के खा में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग अर्थात ओबीसी आयोग की बात की गई है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात है। 338 का में एसटी आयोग की बात है जो कि राष्ट्रीय स्तर का है। और 338 खा में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। आगे देखते हैं। जो अनुच्छेद 214 है दोस्तों, इसमें हर राज्य में हाई कोर्ट होगा ऐसी बात की गई है। अनुच्छेद 215 को इसी वक्त जान लीजिए कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, 215 के अंतर्गत रखा गया है। 216 में हाई कोर्ट के गठन की कुछ जानकारियां दी गई हैं, कुछ गठन संबंधी कुछ जानकारियां दी गई हैं। दोस्तों इसी वक्त मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूं कि जैसे इसके बारे में बता रहा हूं, तो अनुच्छेद जो 129 है, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है, इसे भी याद रखिएगा। 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है और 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। और जो 312 है दोस्तों, यह अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान को बताता है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 312 में किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया? तो इसमें मैंने अभी जो है विस्तार से बताया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यह जो है इस समय संख्या में 10 हैं, 11 हैं, परंतु शुरू में नहीं थे। इनका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और 11वां जो है दोस्तों, ये जो एक और है, इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 को। 86वें संविधान संशोधन 2002 को 11वां जोड़ा गया। तो इस समय जो है 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में है। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। हाँ, जिन्हें गणेश वासुदेव वलंकर कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मीरा कुमार जी प्रथम महिला स्पीकर थी, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी थी। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। 20वां प्रश्न है, राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं
विधानसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है और मिजोरम में भी 40 है। मैं आपको बात बता दूं, किसी भी विधानसभा में विधानसभा में मैक्सिमम जो है 500 और मिनिमम 60, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 ही सीटें हो सकती हैं। लेकिन ये तीनों अपवाद हैं, इनमें जो है 40, 32 और 40 हैं, देख रहे हैं आप लोग। और जो है, जो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, यह द्विसदनीय है। द्विसदनीय है, 2 सदन है इसमें। एक सदन को कहते हैं विधानसभा और एक सदन को कहते हैं विधान परिषद। विधानसभा में दोस्तों आपकी 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जो है वह द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में 403 सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की यदि जो है लोकसभा सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यह 80 हैं, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। और कुछ आयु संबंधी सवाल, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है कि आयु की पात्रता किस सदन के लिए कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा और विधानसभा की यदि बात आएगी तो 25 वर्ष हो, न्यूनतम 25 वर्ष हो। यदि राज्यसभा की बात आ रही है तो यह 30 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत संबंधी चुनाव की बात आ रही है तो 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि वोटिंग की बात हो रही है दोस्तों तो वहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि मान लीजिए, एक सेकंड, यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति की बात हो रही है, प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पर जो है न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह जो है वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर भी न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के आता रहूँगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।